80 participants are there. How many? 80. 80. Good. So we are about to start. Okay. Okay. I'm ready. No issue. So very good morning to all. Here we are going to start our morning session of our 2 days webinar on organic farming. Today we have in between us who is also known as the Organic Man of India. He served as the director of National Center of Organic Farming, Noida, as well as president of International Competence Center on Organic Agriculture. And sir is now working as an advisor organic farming to Government of India. He is none other than Dr. Ashok Kumar Yadav ji. Sir, welcome. Thank you. Thank you very much. Over to you, Good sir. morning. Good morning to all the participants. Although I've not been able to see anybody here, but hope everybody is able to listen to me. इसमें किसान भी हैं क्या हमारे यहाँ? हेलो ऑर्गेनाइजर्स, क्या इसमें किसान शामिल हैं? आप बताएं, क्या मैं हिंदी में बोलूं क्या? हेलो सर, हमारे यहाँ कुछ किसान हैं। तो मैं हिंदी में बोलूं फिर वो ज्यादा ठीक रहेगा? आपको जैसा ठीक रहे सर, आप हिंदी में बोलेंगे वो भी अच्छा है। वो मिला जुला करके बोलते हैं। मेरा स्क्रीन सामने आ गया है? आ गया है सर। हाँ, ओके। सो आप सभी इस जो ऑर्गेनिक वेबिनार में जो सभी भी प्रतिभागी शामिल हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने ऑर्गेनिक के ऊपर थोड़ा सा एक अलग तरह का अप्रोच प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके अंदर मेरा जो फोकस है वो मुख्यतया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर है। पूरी दुनिया में जैविक खेती की क्या स्थिति है उसके ऊपर है। भारत आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में कहाँ खड़ा हुआ है, और दूसरा ये कि जब हम बाजार में बेचने जाते हैं तो उसको किस तरह की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत है, ताकि हम जो खरीदार है उसको ये भरोसा दिला सकें कि जो भी कुछ हम बेच रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पे वो वास्तव में ऑर्गेनिक ही है। और उम्मीद है आप इसको, ये जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए लाभदायक होगी। अगर इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है, तो आप कृपया चेक करके जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं आप उनको भेज सकते हैं, और फिर बाद में जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तो ये जो है वो मैं प्रश्नों का जवाब दे सकूंगा। पहले मैं शुरुआत जब करता हूँ तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ये बताता हूँ कि विश्व के अंदर अभी जैविक खेती का क्या स्थिति है, और उसके मुकाबले में हमारी स्थिति अगर पूरे विश्व में देखें तो कहाँ आती है। तो देखिए, हर साल क्या होता है, जर्मनी में एक ट्रेड फेयर होता है, बायोफेक न्यूरेमबर्ग करके जर्मनी में होता है। वहाँ हर साल पूरी दुनिया में जैविक खेती की जो स्थिति होती है उसके ऊपर एक स्टैटिस्टिक्स जो है उसकी संगणना जो है वहाँ प्रस्तुत की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं दुनिया का नक्शा, आप देख सकते हैं जो दो खड़ी खड़ी बार्स दिखाई दे रही हैं वो बताती हैं कि कितने मिलियन हेक्टर एरिया जो है वो कल्टीवेटेड एग्रीकल्चरल लैंड का है, जो डार्क वाली बार है, और जो फेडेड बार है फ्रॉम बॉटम टू अपर साइड वो वाइल्ड हार्वेस्ट, बी कीपिंग या अदर तरह के जैसे एक्वाकल्चर वगैरह के जो अदर ऑप्शंस हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का कितना कितना हिस्सा है। ये केवल बाहर, ये जो पिक्चर है ये नॉर्मली कॉन्टिनेंट्स को दिखा रही है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में क्या स्थिति है। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा आगे है, फिर उसके बाद यूरोप है, तीसरे नंबर पे एशिया आता है, फिर लैटिन अमेरिका है एंड अफ्रीका है। ये देखिए, ये जो मैंने दिखाने की कोशिश की है वो ये है कि आज की स्थिति में लगभग 186 देशों के अंदर जैविक खेती की जा रही है। अब हम जब यहाँ 186 देश बताते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि केवल 186 देशों में, हमारा मतलब ये है कि 186 देशों का डेटा हमारे पास अवेलेबल है जो ऑथेंटिक है और वेरीफाएबल है। और आमतौर पर जब हम सरकार में होते हैं तो वहाँ जो भी डेटा दिया जाता है वो किसी अजम्पशन के आधार पर नहीं देते। जो हमारे पास लिखित में जानकारी होती है जिसका पूरा विवरण मालूम होता है, हम केवल उसी के बारे में मान के चलते हैं। तो ये वो 186 देश हैं जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। इनमें से लगभग 71.5 मिलियन हेक्टर जो है वो कल्टीवेटेड एरिया है जिसमें खेती की जाती है। ये सारी दुनिया का जो कुल खेती का क्षेत्र है उसका लगभग 1.5% के करीब करीब।
इसके अलावा करीब 35-36 मिलियन हेक्टेयर जो है वो जंगल वाला जो एरिया होता है, जहाँ शहद बनाते हैं या मेडिसिनल हर्बल प्लांट को इकट्ठा करते हैं, वो वाला क्षेत्र है। और इस सारे जो जैविक खेती का दुनिया में है उसमें करीब करीब 2.8 मिलियन प्रोड्यूसर्स हैं। मैं हमारे किसान भाई हैं तो उनको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, जो हम मिलियन में कहते हैं 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। अगर हम अलग अलग देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, 35 मिलियन के आसपास है। उसके बाद अर्जेंटीना है, चाइना है, फिर दूसरे कंट्रीज हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा इसीलिए है क्योंकि वहाँ उसका अधिकांश जो इलाका है वो एक्चुअली घास के मैदान वाला है, जो हर साल उगाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन होता है मीट का होता है, मांस का होता है। उसी के लिए ये सारा का सारा एरिया जो घास के मैदानों के रूप में उगाया जाता है। अगर हम बाजार की बात करें कि दुनिया में कितना बड़ा बाजार है ऑर्गेनिक का, तो ये जो फिगर बता रहा हूँ ये करीब करीब आज की स्थिति में करीब 1.5 साल पुरानी फिगर है, क्योंकि डेटा आते आते थोड़ा वक्त लगता है। 95 बिलियन के आसपास की होती है ये, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स है। और जो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि 186 देश आपका जैविक पैदा करते हैं और केवल 2 समूह देशों के ऐसे हैं जो 90% ऑफ द मटेरियल को खा जाते हैं, जिसमें 42% हिस्सा अमेरिका का है, 39% हिस्सा यूरोपियन यूनियन का है, करीब 808% हिस्सा चाइना का है। और बाकी अब आप सोच के देख लीजिए कितना छोटा सा हिस्सा बचा जो दुनिया के बाकी देश अपने यहाँ इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, मैंने कोशिश की है दिखाने की कि जो ग्लोबल मार्केट है उसमें किस तरह का होता है। ये जो अगर आप देखेंगे अलग अलग इसकी जो कैटेगरी है, ये जो बल्क फूड आइटम, जैसे हमारे यहाँ अधिकांश जो है बल्क फूड आइटम पर ही होता है सारा ट्रेड। तो बल्क फूड, सॉरी, ये जो बल्क फूड आइटम पे हैं जो लूज में बिकते हैं वो करीब 50 से 60% होते हैं। इंडिया का जो मैक्सिमम ट्रेड होता है वो बल्क फूड में होता है। बल्क फूड का मतलब होता है जो एक बड़े खुले हुए सामान के रूप में जो बिकता है। दूसरा होता है पैकेज, मतलब प्रोसेस पैक क्या है, पैक्ड होकर के जो बिकते हैं बीवरेज, उनका हिस्सा करीब 40-50% के आसपास का है। इसमें से जो पैकेज और प्रोसेस फूड होता है वो करीब करीब 32 से 34 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। और जो ड्रिंक्स हैं, पैकेज बेवरेजेस हैं, वो करीब 4 से 6 बिलियन के हिसाब से हैं। ये जो 3 आप पाई चार्ट देख रहे होंगे, इसके अंदर सबसे ऊपर की जो लेफ्ट हैंड की तरफ दिख रही है उसमें दिखाया कि अलग अलग देशों का इस बाजार में कितना बड़ा हिस्सा है। आप देख सकते हैं अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, चाइना है, इस तरह का है। अगर आप अलग अलग आइटम में देखेंगे किस किस में क्या क्या है, तो प्रोसेस फूड के अंदर अगर आप देखिए डेयरी और बेकरी ये 2 लार्जेस्ट हैं, बाकी सब अदर अदर कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह ड्रिंक्स में देखेंगे तो जूसेस, ऑर्गेनिक जूसेस का सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके बाद कॉफी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और तीसरे नंबर पे जो है चाय आती है, जो 3 तरह से बिकती है, हर्बल टी के रूप में, ग्रीन टी के रूप में या ब्लैक टी के रूप में। मैं अब आपको थोड़ा सा हमारे स्थिति देश में क्या है इसका पूरा लेटेस्ट डेटा है, जो मैंने अभी तक दुनिया का आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाया था वो दुनिया की स्टैटिस्टिक्स लगभग 2018 के आसपास में जो खत्म हुआ था, 18 का साल उसकी थी। बट जो मैं इंडिया का दिखा रहा हूँ ये वो फिगर है जो मार्च 2020 में खत्म जो साल हुआ उसके अंदर हमारी क्या स्थिति रही। आप देखिए, अगर कुल क्षेत्र देखें तो वो करीब 42 लाख हेक्टेयर में हमारे यहाँ जैविक खेती की जाती है। यहाँ भी जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ वो सारा ये वो है जो सर्टिफिकेशन सिस्टम के तहत रजिस्टर्ड है। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, पर क्योंकि उनका कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा है, इसमें से जो ये 42 लाख हेक्टेयर है इसमें से जो खेती वाला है, कल्टीवेटेड किया जाता है, वो 28 से 29 मिलियन के लाख के बीच में है। जंगल वाला क्षेत्र है वो लगभग 13.7 लाख हेक्टेयर का है। और हमारे यहाँ 2 तरह के सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हैं। एक तो होता है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन जिसको कहते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, NPOP। उसमें करीब करीब 27.5 लाख टन है प्रोडक्शन। और PGS जो एक नया सिस्टम अभी 3 साल 4 साल पहले ही शुरू किया गया था, उसमें करीब 6 सवा 6 लाख टन का हमारा उत्पादन हो रहा है।
ये देखिए दो मैं जो बता रहा था, दो तरह के सर्टिफिकेशन सिस्टम है। एक एनपीओपी है, ये जो ऊपर वाला सर्टिफिकेशन सिस्टम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, ये भारत सरकार के जो है उसमें जारी होता है। ये वाणिज्य मंत्रालय के थ्रू जारी होता है। ये 2001 में शुरू हुआ और ये जो है ये थोड़ा महंगा है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, बट ये हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए लागू होता है। नीचे जो आप देखेंगे जहाँ लिखा है पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, ये हमारे देश का अपना प्रोग्राम है सर्टिफिकेशन का। ये बहुत कम कॉस्ट पे होता है, परंतु इसकी लिमिटेशन ये है कि केवल हमारे ही देश के अंदर इसकी एप्लीकेबिलिटी हमारे स्थानीय बाजार के लिए है। और दोनों के बीच में एक अच्छी लिंकेज ये है कि दोनों के दोनों सिस्टम का प्रोसीजर जो है वो सर्टिफिकेशन का, वो भले अलग अलग हो, परंतु दोनों जिस स्टैंडर्ड के आधार पर, जिस मानक के आधार पर प्रमाणीकरण करते हैं, वो बिल्कुल सेम है दोनों का। एक ही नेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर पीजीएस में सर्टिफिकेशन होता है, उसी नेशनल के आधार पे इंडिया ऑर्गेनिक का, एनपीओपी का सर्टिफिकेशन होता है। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स है, जानकारी है कि कुल एरिया देखिए हमारा एनपीओपी में, एनपीओपी के अंदर जो एरिया है करीब 37 लाख, ये करीब 37 लाख हेक्टेयर के आसपास का है, जिसमें से 22.99 करीब समझ लीजिए 23 लाख हेक्टेयर ये कल्टीवेशन का है और बाकी जंगल वाला उत्पाद क्षेत्र का है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये हमारा जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत जो सर्टिफाइड है उसकी स्थिति है। इसमें जो इस प्रोग्राम के तहत जो प्रोडक्शन पिछले साल हमने रिकॉर्ड किया गया था वो था करीब 27.5 लाख टन के आसपास का, जिसमें से क्रॉप प्रोड्यूस जो है वो करीब 27.09 लाख है और बाकी बचा हुआ वाइल्ड हार्वेस्ट कलेक्शन है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इंडिविजुअल किसान करीब 3500 के ऊपर हैं। जो ग्रुप्स हैं, एक एक ग्रुप लगभग 400 से 500 किसानों का ग्रुप होता है, जिसको हम आईसीएस भी बोलते हैं। उसमें करीब 3385 ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा प्रोसेसर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, और इन सारे को मिलाकर के करीब 13.5 लाख किसान हैं जो हमारे पूरे जैविक खेती के प्रमाणीकरण कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें कि किस तरह से इसका विस्तार हुआ है पिछले कुछ 15-16 सालों में, तो हमने जो डेटा है सरकार की तरफ से 2003-04 से इसको मेंटेन करना शुरू किया था। तब ये लगभग 3-4 में जब हमने पहली बार डेटा रखा तो 43,000 हेक्टेयर था, और आज ये बढ़ते 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 करीब करीब ये एनपीओपी के तहत लगभग 23 लाख हेक्टेयर तक ये पहुंच चुका है। आप देखेंगे बीच के कुछ सालों में थोड़ा कमी आई थी। वो एक ऐसा वर्ष था 2008 से लेकर के 2012-13 का, जब हमारे देश में बीटी कॉटन का इंट्रोडक्शन हुआ था। तो उस वक्त कॉटन का एरिया बहुत बड़ा होता था जिसके अंदर ऑर्गेनिक की जाती थी, पर ये वो एरिया था कि जो उस सालों में जब बीटी कॉटन घुसी तो ये एरिया घटते घटते कॉटन ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक के अंदर खत्म होने के कगार पे आ चुकी थी। ये उसका एक रीजन था। फिर धीरे धीरे जो है ये दोबारा से बढ़ना शुरू हुआ और आज ऑर्गेनिक कॉटन फिर अपने पूर्वज स्वरूप में आ गई है। उतने ही बड़े एरिया में हो रहा है, परंतु उसको दोबारा से नॉन बीटी के रूप में लाना, उसका बीज उपलब्ध कराना, उसका ऑर्गेनिक में कल्टीवेशन कराना, इसमें थोड़ा टाइम लग गया और अभी हम अपने पूर्वज स्तर पे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इसके कारण आज भी हम जो है ऑर्गेनिक कॉटन के सबसे बड़े निर्माता हैं पूरे विश्व के अंदर। अब अगर हम थोड़ा सा राज्यों की बात करें, किन किन राज्यों में क्या क्या स्थिति है, तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश एरिया के हिसाब से बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, लगभग 50%। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका, ये सब छोटे छोटे राज्य हैं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लगभग लगभग बराबर है। इससे बड़ा अच्छा जो संकेत मिलता है वो ये मिलता है कि महाराष्ट्र का जो पर यूनिट एरिया उत्पादन है ऑर्गेनिक में, वो मध्य प्रदेश के उत्पादन से कहीं ज्यादा है। अब देखिए मध्य प्रदेश 50% होने के बावजूद उत्पादन 38% है। महाराष्ट्र जो है 16% एरिया होने के बावजूद जो है करीब 35% का उत्पादन में क्षमता देता है। और ये जो हमारा एनपीओपी का उत्पादन जो होता है ये बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा है। हम विदेशों को बहुत बेचते हैं। अगर हम यूरोपियन यूनियन में देखें तो हम छठे सबसे बड़े राष्ट्र हैं जो हम
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है उनको एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी हम जो है 6ठे या 7वें सबसे बड़े राष्ट्र हैं जो उनको हम हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग हर साल हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ता जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए, और विदेशों से उसकी जो मांग भी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछला साल थोड़ा सा है, अभी ये जो 19-20 का साल गया, चूंकि लॉकडाउन हो गया, कोविड की प्रॉब्लम हो गई, फरवरी से लगभग बहुत सारे कंट्रीज के अंदर लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से थोड़ा हमारा एक्सपोर्ट का फर्क पड़ा है। बट वो आखिरी 2 महीने में, फरवरी और मार्च के अंदर जो फर्क पड़ा है वो यहाँ दिख रहा होगा। वैल्यू टर्म्स में थोड़ा सा जो डाउन दिख रहा है वो भी उसी की वजह से है कि चूंकि बहुत सारा हाई वैल्यू प्रोडक्ट हमारा जा ही नहीं पाया, वो यहीं रखा रह गया। ये देखिए कि हमारे, और एक सबसे अच्छी बात ऑर्गेनिक के अंदर जो आपको देखने को मिलेगी वो ये है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जब भी हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो अधिकांश जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट हमारा नज़दीक के देशों में है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपाइंस, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मिडिल ईस्ट के देश हैं जैसे दुबई, ओमान, बहरीन, कतर वगैरह। पश्चिम के देशों के अंदर या जो जो विकसित देश हैं उनके अंदर हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट नॉर्मल उसमें बहुत कम है। परंतु जब हम ऑर्गेनिक में बात करते हैं तो हमारा जितना भी एक्सपोर्ट है वो सब विकसित देशों की तरफ जाता है, जिसका हमें वैल्यू रियलाइजेशन बहुत मिलता है। अगर आप एवरेज वैल्यू रियलाइजेशन को देखें तो एक प्रोडक्ट का कन्वेंशनल के अंदर अगर 100 रुपये हमें उसका वैल्यू मिलता है, तो उसी प्रोडक्ट का अगर वो ऑर्गेनिक में जाता है तो हमें एक्सपोर्ट के अंदर लगभग 220 से लेकर के 250 रुपये तक उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं करीब हमें एक्सपोर्ट से 2.5 गुना का प्रॉफिट होता है। और सबसे बड़े बायर हमारे जो हैं वो यूएसए है, फिर यूरोपियन यूनियन है, तीसरे नंबर पे कनाडा है, और चौथे बाकी सब अदर्स जो हैं वो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी। और अदर्स में भी मेनली जो हैं वो ऐसे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है। ये देखिए जो कुछ मैंने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स दिखाने की कोशिश की कि हमारे यहाँ से क्या उत्पाद है जिसकी दुनिया में मांग है ऑर्गेनिक के रूप में। सबसे ज्यादा तो क्या है कि ये जो सोयाबीन की खली होती है ये सबसे ज्यादा बिकती है। फिर हमारे तिलहन है जिसमें आपका तिल है, फ्लैक्सीड है, और दूसरा मस्टर्ड सीड है, सनफ्लावर भी है, इसका होता है। फिर प्रोसेस फूड का है, सीरियल मिलेट्स के अंदर मेनली बासमती और नॉन बासमती राइस है। प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर हमारा चाय, कॉफी है। स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स में हमारी स्पाइसेस के लिए तो हम सारी दुनिया में भारत मशहूर है ही है, वो स्पाइसेस हैं मेनली। इसमें ब्लैक पेपर है, चिली है, कार्डमम है, आपका नटमेग का बहुत बड़ा हिस्सा है, जायफल जिसको बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स है मेनली, काजू है। शुगर में अभी हम जो है ये इसमें ये एक पिछले 3-4 सालों के अंदर उभरा हुआ एक सेगमेंट है कि शुगर का एक्सपोर्ट, जो ऑर्गेनिक शुगर का एक्सपोर्ट है वो व्हाइट शुगर के रूप में, ब्राउन शुगर के रूप में और जैगरी के रूप में काफी तेजी से बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों के अंदर ये शायद दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेगमेंट हो पाएगा। फिर इसके बाद आता है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हैं, और फ्रूट जूसेस और पल्प का भी क्या है, खासतौर से मैंगो का जो पल्प है उसका हमारे यहाँ से देश से बहुत अच्छा उत्पादन होने लगा है, और विदेशों को ऑर्गेनिक मैंगो पल्प के रूप में काफी हम निर्यात करते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो अभी हमने जो सिनेरियो देखा दुनिया का और हमारा, उसके अंदर हमारा क्या मार्केट पोटेंशियल है, हमारा कितना बड़ा मार्केट साइज है हमारे देश के अंदर का। तो एक सर्वे किया गया था अभी 2-1 साल पहले, उसके आधार पे हमने ये गणना की है कि लगभग 2019 में हमारा जो मार्केट साइज था वो लगभग 8,500 करोड़ के आसपास का था। अब इसमें से लगभग 50% से कुछ ज्यादा जो है वो तो केवल एक्सपोर्ट का ही हिस्सा है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर करीब 2500 से लेके 2800 करोड़ का हमारा मार्केट है, और इसकी ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी है। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो ये 18 से 25% की रफ्तार से बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट का तो मैंने आपको पहले दिखाई दिया अच्छा खासा। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट की बात है, हमारा स्थानीय जो बाजार है उसमें ये है, आज से करीब 10 साल पहले ये लगभग था ही नहीं, ना के बराबर था। ये धीरे धीरे करीब करीब 2012-13 से शुरू होना शुरू किया है, और इसने जो रफ्तार पकड़ी है वो 2016 से पकड़ी है। तो आज हम जितना भी मार्केट देखते हैं 2,500 करोड़ का, वो करीब करीब 4 साल की सारी की सारी ग्रोथ है। जिन 4 सालों में लगभग लगभग 25% की रफ्तार से बहुत तेजी से बढ़ा है।
और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि अभी जैसे आप कोविड का देख रहे हैं, कोविड के कारण लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, बट उस कोविड के लॉकडाउन में हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी और राष्ट्रीय बाजार में भी सेल ज्यादा हुई है। अभी मैं कुछ दिन पहले यूरोप के जो नए स्टैटिस्टिक्स अभी जारी की गई थी, उसमें देखा है कि यूरोप में तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो मांग है उसमें लगभग 25% से लेकर के 100% तक वृद्धि हो गई है। अब देखिए, इस मार्केट के अलावा भी अभी भी क्या है, इतना सब मार्केट होने के बावजूद भी आज हमारे किसान जितनी क्वांटिटी में हमारा जैविक उत्पाद उगा रहे हैं, उस जैविक उत्पाद में से करीब करीब अभी भी है, लगभग ऐसा है 50% के आसपास का ऐसा हिस्सा है जो अभी ठीक से मार्केट में ऑर्गेनिक के रूप में नहीं बिक पा रहा है। वो या तो किसान भाई वहीं अपने आसपास में उसको ऐसे ही बेच देते हैं, या वो अनऑर्गेनाइज मार्केट में बिक रहा है। मैं अभी थोड़ा सा आपको रेगुलेटरी सिनेरियो के बारे में बताना चाहूंगा। सन 2018 तक क्या था कि आप कोई भी मार्केट में जाकर के किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक का लेबल लगा करके बेच सकते थे। उस पर कोई भी ऐसा कानून या नियम लागू नहीं होता था। उसके कारण क्या हुआ था कि बाजार के अंदर लगभग 90% माल ऐसा था जो वास्तव में ऑर्गेनिक नहीं था, परंतु ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा करके बेचा जा रहा था। इसके अंदर बेईमानी बहुत हो रही थी, चीटिंग भी थी। तो तब उस वक्त सरकार ने सोचा कि भाई ऐसा कोई तरीका निकाला जाए ताकि ये जो हमारे कंज्यूमर्स के साथ जो चीटिंग होती है उससे बचा जा सके। तो 2018 के अंदर एक नया नियम जारी किया गया। वो हमारा भारतीय खाद्य मानक अधिनियम है, जो हमारे कोई भी चीज जो फूड के रूप में मार्केट में बिकती है उसके ऊपर वो अधिनियम लागू होता है। और हमारे देश में अगर कोई भी चीज किसानों के हट करके जो भी चीज बाजार में बेची जाती है खाद्य हमारे भोजन के रूप में, उन सब पदार्थों को इस भारतीय खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रमाणीकरण होना और उसका लाइसेंस होना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये 2018 में भी जो है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए भी कर दिया गया था कि कोई भी आदमी अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में ऑर्गेनिक का लेबल लगा करके अगर कोई उत्पाद बाजार में बेचता है, खाने का उत्पाद, तो उसके लिए जरूरी होगा कि एक तो पहले वो लाइसेंस ले। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है भारतीय खाद्य मानक संस्थान करके है, उनके यहाँ से एक लाइसेंस की जरूरत होती है। और ये लाइसेंस की खास बात यह है कि वो लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिनके पास प्रमाणीकरण हो। और वो प्रमाणीकरण चाहे वो एनपीओपी में थर्ड पार्टी वाला प्रमाणीकरण हो सकता है या पीजीएस इंडिया में किया हुआ प्रमाणीकरण होता है। और ये कंपलसरी हो गया है 1 अप्रैल 2020 से। अब ये बिल्कुल पूरी तरह से लागू हो गया है। 1 जनवरी 2018 से लेके 1 अप्रैल 2020 के बीच में ट्रांजिशन पीरियड था, जिसमें कहा गया था कि भाई आप अपने पास अगर अनसर्टिफाइड मटेरियल है तो खत्म कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। और 1 अप्रैल 2020 के बाद से आप किसी भी पदार्थ को बाजार में पैक्ड करके ऑर्गेनिक लेबल करके अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो आप नहीं बेच पाएंगे। बेचेंगे तो उसमें पेनल प्रोविजन है, आपके ऊपर फाइन भी हो सकता है, आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। पर ये जब इसमें लागू किया गया तो इसमें दो बातें बड़ी विशेष थी। एक तो ये था कि इसमें एक एक्सेप्शन दिया गया कि भाई किसान या ऐसी किसान की छोटी संस्थाएं जिनका सालाना टर्नओवर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स में 12 लाख से कम है, तो वो स्मॉल फार्मर या स्मॉल प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरह के किसानों को इस अधिनियम से छूट दी गई है कि वो अपना उत्पाद बिना लाइसेंस के या बिना प्रमाणीकरण के भी ऑर्गेनिक करके बेच सकते हैं, परंतु कंडीशन यही है कि वो सीधे उपभोक्ता को भी, आप इसको जो है दुकान पर रख करके नहीं बेच पाएंगे, आप सीधे उपभोक्ता को बेचेंगे। और ये नियम हमारे इंपोर्ट्स में भी लागू होता है कि अगर कोई भी आदमी जो है हमारे यहाँ इंपोर्ट करता है, विदेश से कोई खाद्य सामग्री मंगाता है, अगर वो ऑर्गेनिक के रूप में है तो उसको हमारे जो मानक हैं एनपीओपी के, उसके तहत उसका प्रमाणीकरण होना चाहिए, नहीं तो फिर वो ऑर्गेनिक के रूप में नहीं आएगी, कन्वेंशनल के रूप में आ सकती है। ये मैं दिखा रहा हूँ दो तरह के हैं। एक तो ये जैविक भारत का लोगो है, ये जो ग्रीन गोल है उसमें टिक लगा हुआ है। अगर आपका प्रोडक्ट एनपीओपी में सर्टिफाइड है तो ऊपर के जो दो लोगो हैं वो आप अपने उत्पाद के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपका जो प्रमाणीकरण है वो पीजीएस इंडिया का है, पीजीएस के अंतर्गत है,
तो आप नीचे के 2 उत्पाद जैविक भारत का लोगो और पीजीएस इंडिया का लोगो लगा करके आप अपने उत्पादों को बाजार में बेच सकते हैं। मैं थोड़ा सा भी हमारे जो 2 सर्टिफिकेशन सिस्टम है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है ये हमारा जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है खाद्य अधिनियम के तहत उसकी हिस्से हैं और ये उससे लिंक्ड हैं। पहला तो मैं बताता हूँ, जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम है, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP, ये 2001 से हमने जारी किया था। आज लगभग इसको 20 वर्ष से ऊपर का वक्त हो चुका है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और सारी दुनिया में बहुत अच्छा एक्सेप्टेबल सिस्टम है। इसके तहत हमारे बहुत सारे देशों के साथ हमारे जो है अनुबंध भी हैं। तो उस अनुबंध के तहत जो है हम उसका निर्यात कर सकते हैं। खासतौर से हमारा अमेरिका के साथ अनुबंध है, हमारा यूरोपियन यूनियन और स्विट्जरलैंड के साथ है, और अभी रिसेंटली हमारा साउथ कोरिया और ताइवान के साथ भी अनुबंध हो गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कनाडा, जापान और चाइना और न्यूजीलैंड के साथ भी हम इस अनुबंध करने की तैयारी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस प्रमाणीकरण कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 29 एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी हैं, प्राधिकृत प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं, जिसमें से 11 सरकारी क्षेत्र की हैं और 18 जो है वो निजी क्षेत्र की हैं, जिसमें कुछ जो है मल्टीनेशनल कंपनी की हैं। और जैसे बता रहा हूँ कि वो करीब करीब 9 कैटेगरीज में सर्टिफिकेशन मिलता है। क्रॉप के ऊपर है, वाइल्ड हार्वेस्ट का है, लाइव स्टॉक में है, मधुमक्खी पालन में है, जलीय जीव पालन में है, फूड प्रोसेसिंग में है, एनिमल फीड में है, मशरूम प्रोडक्शन में है, सीवीड, एक्वेटिक प्लांट और ग्रीन हाउस प्लांट्स वगैरह में किया जाता है। ये देखिए, ये उसका एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जिसके तहत सर्टिफिकेशन किया जाता है। इस सर्टिफिकेशन सिस्टम की एक खास बात है कि इसके अंदर सारी जानकारी जो है वो डेटाबेस मेंटेन किया जाता है, जो हमारी एक संस्था है भारत सरकार की, एपिडा, उसके यहाँ। तो उस सिस्टम को ट्रेसनेट कहते हैं, ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी टूल है। सारी जानकारी इसमें होती है कि अगर कोई मान लो हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट बना ऑर्गेनिक के अंदर, किसी राज्य में किसी किसान के घर यहाँ से पैदा हुआ और वो अलग अलग हाथों से होता हुआ विदेश में पहुंच गया, विदेश में जाके उसमें कोई भी कमी नजर आती है, तो हम इस ट्रेसनेट के माध्यम से उसको पीछे ट्रेस करके देख सकते हैं। और उसमें नंबरिंग इस तरह से की जाती है कि खाली उस लास्ट वाले प्रोडक्ट पे जो नंबर लगा था उस नंबर के आधार पे हम पीछे तक जाते जाते हैं और किसान तक पहुंच जाते हैं कि किसने इसको एक्सपोर्ट किया, किसने इसकी प्रोसेसिंग की, किसने ट्रेडिंग की, अल्टीमेटली किस किसान के यहाँ उगाया गया और कैसे कैसे किस किस ट्रांसपोर्ट से गया। तो उसमें अगर मान लो कोई गलती होती है, किसी ने बीच में चीटिंग भी की है, तो उसका पूरी तरह से पता लगाया जा सकता है और उसको सजा भी दी जा सकती है। ये देखिए, दूसरा तरह का एक सर्टिफिकेशन है हमारे देश में जिसको पीजीएस इंडिया कहते हैं। ये इस तरह का है कि ये बेसिकली ग्रुप के ऊपर आधारित है, जिसमें किसान अपना खुद का इंस्पेक्शन करके अपने आप को सर्टिफाई कर। ये स्टैंडर्ड तो वही है जो एनपीओपी के अंदर होते हैं, परंतु ये केवल 3 ही कैटेगरी में होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में है, लाइव स्टॉक में है, मधुमक्खी पालन में और फूड प्रोसेसिंग के अंदर है। और ये काफी सस्ता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है इसके अंदर। और जो किसान का ग्रुप है, कम से 8 से 10 किसान इसको ग्रुप बना के कर सकते हैं, तो उनके अंदर खर्च भी लगभग बहुत कम। अगर मैं खर्च की बात करूं, जैसे एनपीओपी के अंदर आमतौर पे अगर आप ग्रुप बना के सर्टिफिकेशन बनाएंगे तो प्रति किसान समूह का जो है वो कम से भी कम नहीं तो 2500 रुपए से लेकर के 3500 रुपए प्रति फार्मर के हिसाब से उसका खर्च आता है। अगर अकेला किसान उसमें एनपीओपी में सर्टिफिकेशन कराना चाहता है तो कम से कम 30,000 रुपए का खर्च आएगा। परंतु अगर आप एनपीओपी इसमें पीजीएस में अगर आप सर्टिफिकेशन कराते हैं और एक छोटा ग्रुप करता है तो किसान का खर्च 200 रुपए 250 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। ये भी इसका बिल्कुल वैसा सा ही इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू कृषि मंत्रालय के द्वारा इसका प्रमाणीकरण होता है। और जहां वहाँ ट्रेस नेट था, ऐसे ही यहाँ पीजीएस नेट है जिसके थ्रू भी पूरी ट्रेसेबिलिटी एंड से एंड तक की उपलब्ध होती है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सरकारों ने कितने प्रयास किए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर और क्या क्या कार्यक्रम हमारी भारत सरकार की तरफ से या राज्य सरकारों की तरफ से हुए हैं। एक तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, जैसे मैंने बताई दिया, 2 तरह के सर्टिफिकेशन सिस्टम्स हैं। एक्सटेंशन और प्रमोशन के लिए नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग ये 2004 में स्थापित किया गया। इसके 9 क्षेत्रीय केंद्र हैं जो देश के विभिन्न हिस्सों में हैं। और दूसरा ये कि भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम चलाई जाती रही हैं, समय समय 2004-5 से ही चल रही हैं और अभी भी जारी हैं, जिनके थ्रू सर्टिफिकेशन किया जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है।
रिसर्च के लिए आईसीआर के तहत एक नीवा प्रोजेक्ट है। बहुत सारी जो राज्य सरकारों की जो है यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन लोगों ने भी अलग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग खोले हुए। 14 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसने 100% ऑर्गेनिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। देखिए, ये एक छोटा सा राज्य है, करीब 65 से 70,000 टोटल हेक्टेयर का कल्टीवेबल एरिया है। इन्होंने 2004 से जर्नी शुरू की और 2016 में इन्होंने पूरे राज्य को अपने ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया है। और उस राज्य को, छोटा सा राज्य होने के बावजूद, बहुत कम एरिया होने के बावजूद, जो इनको सबसे बड़ा फायदा मिला ऑर्गेनिक में आने का, ये था कि ये टूरिस्ट के रूप में सारी दुनिया में सबसे जानी पहचानी इको फ्रेंडली टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है। 2006-7 तक यहाँ करीब 5 लाख टूरिस्ट सालाना आते थे। जब से 100% ऑर्गेनिक हुआ, आप देखिए कि करीब करीब अब सालाना जो टूरिस्ट की आवक है वो 24 लाख के आसपास की पहुंच चुकी है। और यही एक रीजन है कि अब ये स्टेट जो है सेकंड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट हो भी गई है। टूरिज्म ने बहुत ज्यादा आमदनी राज्य सरकार की बढ़ाई है और वहाँ के लोगों के लिए अच्छा एम्प्लॉयमेंट का साधन ये एक मतलब अच्छा एग्जाम्पल है कि ऑर्गेनिक जैविक भी जो है वो कैसे एक लाइवलीहुड को बेटर करने के काम आ सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस की बात हो गई, एक्सटेंशन में नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डिफरेंट स्कीम्स हैं। आजकल 2 स्कीम चल रही हैं भारत सरकार की, एक परंपरागत कृषि विकास योजना और दूसरी है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए होती है। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए आप देखिए एक जैविक खेती पोर्टल जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में है। आप कभी भी अगर आप इंटरनेट पे जाए, गूगल में जैविक खेती डालिए तो ये पोर्टल खुल जाएगा। वहाँ कोई भी ऑर्गेनिक किसान अपना प्रोडक्ट अपलोड करके, अगर आपका सर्टिफाइड है तो वहाँ आप अपलोड कर सकते हैं और कस्टमर जो है उसको सीधे खरीद सकते हैं। इसी तरह से रिसर्च के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने हैं हमारे देश के अंदर, जो रिसर्च का काम काफी होने लगा है। पिछले 10-12 सालों में रिसर्च ने काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है और सभी का उसमें पॉलिसी प्लानिंग का एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप किया कि ऑर्गेनिक कम उत्पादन वाले मतलब विधा नहीं है। ऑर्गेनिक अगर हम ठीक से करें तो हम इसमें भी उतना ही उत्पादन ले सकते हैं जितना कि हम कन्वेंशनल के अंदर ले सकते हैं। ये मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, अलग अलग स्कीम्स के बारे में है। अभी ये परंपरागत कृषि विकास योजना और ये मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन चल रही है। इन दोनों स्कीम के तहत और इससे पहले चलने वाली स्कीम को देखें तो आप देखें कि थर्ड पार्टी में आज जो हमारे पास लगभग 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है, उसमें से लगभग 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है भारत सरकार की विभिन्न जो स्कीमें चली हैं ओवर द ईयर, उनके माध्यम से उसमें कंट्रीब्यूट हुआ है। अब वो ठीक है, भारत सरकार की स्कीम जो 3 साल 5 साल चलती है उसके बाद खत्म हो जाती है, बट वो जब मार्केट के साथ जुड़ जाते हैं किसान समूह, तो वो आगे चलते रहते हैं। सबसे आखिर में बताना चाहूंगा कि हमारे जैविक किसानों की मार्केटिंग सुलभ करने के लिए ये एक प्रयास है, एक जैविक खेती पोर्टल का है। अभी थोड़े से दिन पहले तक इसमें सवाल यही आता था, मुश्किल यदि बल्क सेल करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारे राज्य सरकारों के जो एपीएमसी एक्ट थे वो इसके अंदर एक बड़ी बाधा बनते थे कि आप मंडी के थ्रू ही बेच सकते हो, बिना मंडी के बेचने में मुश्किल थी। छोटी क्वांटिटी तो बिक रही थी, बट अब चूंकि एक नया नियम आ गया है जिसमें ये किसान को छूट दे दी गई है कि वो जरूरी नहीं कि अपना उत्पाद मंडी से के थ्रू ही बेचे या एपीएमसी एक्ट के थ्रू बेचे, वो उसको बाहर से भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी जैविक खेती पोर्टल का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूं अपने सभी किसान भाइयों को, आप ये समझिए और आपके अच्छे काम की चीज है, आप इसका फायदा उठाइए। इस पोर्टल के माध्यम से आप देश के किसी भी हिस्से के अंदर जो खरीदार है आप उससे जुड़ सकते हो। इसमें जो सामान भेजने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका जो हमने अभी अभी 2 दिन पहले ही लागू किया है वो ये है कि अगर कोई कंज्यूमर छोटी क्वांटिटी में 1 किलो 2 किलो 5 किलो तक का सामान खरीदता है तो वो आप किसान जो है वो पैसा जमा कर देगा पोर्टल में और किसान के पास सूचना आ जाएगी, आप उसको ठीक से पैक करके अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में जाके जमा करके आ सकते हैं। अभी पायलट बेसिस पे हमने ये स्कीम मध्य प्रदेश में शुरू की है और मेरे ख्याल अगले 3 महीने में ये स्कीम पूरे देश के सभी पोस्ट ऑफिस के थ्रू चलने लगेगी। अगर बड़ी क्वांटिटी है तो फिर उसमें आपको खरीदार के साथ तय करना पड़ेगा कि भाई आप जो है उसको कैसे वहां आगे भेजेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो जितने भी हमने प्रयास किए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, चाहे वो प्रमाणीकरण के हों, चाहे वो किसानों को सहायता देने के और ऑर्गेनिक के हों, चाहे वो रिसर्च के हिसाब से क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं मैनेजमेंट वाले वो हों, और सबसे आखिर में मार्केटिंग वाला हो, अगर हम इनके साथ बढ़ेंगे तो जैविक खेती का आगे उज्जवल भविष्य है।
और मैं उम्मीद है कि आप उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश लिंक। अब आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ऑर्गेनाइजर से निवेदन है। हेलो। हाँ जी सर। हेलो, am I audible, sir? हाँ, बस अब सुन रहे हैं, आप बोलिए। Sir, actually, I haven't received any question regarding the lecture, sir. So again, I request to the participants that if there is any query or any type of question, you may raise the question or you can post it on the WhatsApp group. आपने लगता है सबके माइक म्यूट कर रखे हैं तो कोई बोल नहीं पा रहा सर, है। एक्चुअली हम इसलिए म्यूट करके रखते हैं कि डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो बीच में। हाँ, एग्रीड। आपका डिस्टर्बेंस वगैरह मतलब उससे तरीका बहुत अच्छा है, और Right, उसी sir. वजह से देखिए कोई भी पूरे ड्यूरेशन में मुझे लगा नहीं कोई भी जरा सा भी डिस्टर्बेंस है। Thank you so much, sir. हाँ, Actually, काफी all अच्छा the credit मैनेजमेंट goes. है आपका। Actually, all the credit goes to my team, sir. हाँ, Dr. यस, Amish माय Kanhaiya is एप्रिसिएशन टू योर एंटायर टीम, रियली वेरी गुड। Thank you, क्योंकि thank you, मैंने thank you पहली so बार much. ऐसी ठीक है वेबिनार सर। देखा जिसमें कोई हाँ, मतलब डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। thank you so much, sir. Thank you, sir. Sir, one of the question has been raised by Mr. A.K. Dubey. जी, Sir, he is asking that what is the criteria for organic honey production? देखिए सर, हनी प्रोडक्शन के दो तरीके हैं ऑर्गेनिक के अंदर। एक तो ये है कि अगर आप जंगल से इकट्ठा करते हैं नेचुरल हनी, तो उस केस में क्या है कि आपको उस पूरे जंगल क्षेत्र को प्रमाणित करवाना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि प्रमाणीकरण का मैं कोई कन्वर्जन पीरियड नहीं लगता, बहुत जल्दी प्रमाणीकरण हो जाता है। और उस फिर वो जो है प्रमाणीकरण संस्था आपको एरिया बता देगी कि आप इस क्षेत्र से जो है नेचुरल हनी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए और ज्यादा कोई ऐसी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी हैंडलिंग वगैरह तो जो ऑर्गेनिक तरीके से करनी है करनी है। दूसरा तरीका ये होता है कि हनी को हम बॉक्सेस में बनाते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल लाइव स्टॉक जो हमारा स्टैंडर्ड्स है उसके तहत ही है कि आपको जो हनी के बॉक्सेस हैं वो ऐसी जगह ले जाकर के रखने हैं जहां पे कन्वेंशनल एग्रीकल्चर नहीं है। या तो फार्म के फार्म ऑर्गेनिक होने चाहिए, या वो जंगल क्षेत्र में रखे हुए होने चाहिए, या आइलैंड्स वगैरह पे रखे हुए हों। तो वहां अगर आप उनको रख के करते हैं और आप उनसे हनी बनाते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक के अंदर प्रमाणीकरण हो जाता है। दोनों सिस्टम में फर्क है कि अगर आप वाइल्ड से नेचुरल हनी कलेक्ट करते हैं तो उसका प्रमाणीकरण होने के तुरंत बाद से आपको वो प्रमाणीकृत हनी मिल जाता है। परंतु अगर आप बॉक्सेस में करके करते हैं तो उसके लिए आपको उन बॉक्सेस से करीब 6 महीने बाद से 1 साल बाद से जो हनी आएगा वो 100% ऑर्गेनिक होगा, अदरवाइज उससे पहले का कन्वर्जन पीरियड कहलाएगा। Okay, thank you very much, sir. I think one more person is typing his question. So I request them to please type it as we have, still we are having 20 minutes with us. And sir, today we are having our full participation during this lecture. We have received all Good. 101 candidates. Thank you so much, sir. I think, okay. So, sir, one query is there Yes. from Nishu Kanwarji. Sir, he is asking that our processed products are also available through Javik portal? अभी जब हमने जैविक खेती पोर्टल से शुरुआत की थी तो शुरुआत में हमने अनप्रोसेस्ड प्रोडक्ट के लिए था कि भाई जो किसान बेच रहा है। एक्चुअली जैविक खेती पोर्टल हमने किसानों के लिए बनाया था और हमने सोचा था किसान तो जो है जो उसके खेत पे थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग हो सकती है केवल वही करके बेच सकता है। परंतु अभी हमने उसमें सारे प्रोविजन कर दिए हैं कि इवन एग्रीगेटर्स भी अगर कोई अपना माल बेचना चाहेंगे उसके थ्रू, अगर वो प्रमाणीकृत है जैविक इसमें पीजीएस इंडिया प्रोग्राम में, तो वो भी कर पाएंगे। बट वो स्थिति
आज से करीब करीब 1 महीने बाद से शुरू होगी, अभी शुरू नहीं, अभी तक ये केवल किसानों के लिए खुला है। Okay, okay, thank you very much, sir. Again, she is typing something. So if no question, thank you very much. हाँ sir. Okay, sir. If there will be any query, I'll mail it to you, or otherwise I'll message it to you, sir. Okay, most welcome. Okay, okay. So thank you so much, sir. You have really enlightened us with the recent scenario and the development in the organic farming conditions in our country, and most importantly, the information you gave us about the organic certification, institutional development, and the different assistance schemes like Javik Kheti portal was really fabulous. Thank you very much, sir, for giving your valuable and precious time in our webinar, sir. We are very much thankful to you from the behalf of our whole team and all the attendees of this webinar. I'm again very much thankful to you, sir. Thank you so much, sir. आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात कहने का मौका देने के लिए धन्यवाद। सर, उम्मीद मैं है कि सबको बताना चाहूंगा कि मैं शिकायत सबको बताना अंग्रेजी में बोला जा रहा है, हिंदी में नहीं बोल रहा। मैं बीच बीच में मैसेजेस देख रहा था, तो मैंने कोशिश की कि मैं पूरा अपनी जो बात है वो हिंदी में ही कहूँ, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई या जो सभी लोग हैं उन लोगों को अच्छे से मतलब बात जो है समझ में आई होगी जो मैं कहना चाहता था। जी बिल्कुल सर, मैं सबको बताना चाहूंगा कि सर ने हमें आइडिया भी दिया है कि आप इस ऑर्गेनिक वेबिनार को कई पार्ट्स में और भी कराइए। सो हम सर की बात रखते हैं हुए, ये पार्ट 1 रहेगा हमारा, और इसके बाद हम आगे भी ऐसे कई सीरीज कराते रहेंगे। हाँ ठीक है, छोटे छोटे 2-3 घंटे के सीरीज कर देंगे। बिल्कुल सर, मतलब ये तो मैंने अभी एक मतलब पे किया था, बाकी अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे भी करें तो आई विल बी हैप्पी टू जॉइन। थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय। Dr. Umesh, please connect Mr. Vinod Lahoti. So please unmute your mic. Okay, am I audible to you, sir? Yeah. Okay, all right. So shall we start? Yes. Okay. Are you able to see my screen? Yes. Your screen is visible. So before we start our next lecture by Mr. Vinod Kumar Lahoti, Managing Director of Geolife Group, I'm giving a small introduction of him. His company is working efficiently in 22 states of our country, as well as in different countries of different continents. His company's punchline itself says that think organic, grow organic, and eat organic. Sir is a very efficient businessman, and he has bagged many of the awards, which includes Bharat Jyoti Award in 2017, Most Influential Rural Marketing Award, and recognition for contribution for community in USA in 2014, and many other international awards for business success. Sir, over to you without it taking any much time, sir. Yeah, thank you, Dr. Abhishek, for introduction and giving me opportunity to present today on a very important topic, which is combination of traditional practices and modern techniques for sustainable agriculture. Welcome, sir. Yeah, thank you. Moving forward, so we all know importance of agriculture because agriculture is the most sustainable industry. जब तक इंसान इस धरती पे रहेगा तब तक एग्रीकल्चर चलता रहेगा। इवन हम कोविड के सिचुएशन में देखें कि सब लोग सिर्फ फूड, मिल्क, वाटर उसी के लिए देख रहे थे, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, सोना, उन सब में सबसे पहला नंबर आता है रोटी का। तो ये इंडस्ट्री जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, और इसमें जुड़े सभी लोगों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अच्छा फूड, हेल्दी फूड, न्यूट्रिशन फूड सबको प्रोवाइड कर सके। लेकिन फूड का जैसे डिमांड बढ़ता गया, लास्ट कुछ डिकेड्स में केमिकल का यूसेज बढ़ता गया एग्रीकल्चर में, और आगे बढ़ते बढ़ते उस केमिकल का यूसेज ज्यादा होने की वजह से काफी साइड इफेक्ट्स आने चालू हो गए, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है, एनवायरनमेंट में इफेक्ट हो रहा है,
imbalance in natural ecosystem like माइक्रोफ्लोरा फोना का डैमेज हो रहा है सॉइल में, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इन सब से बाहर निकलने का क्या रास्ता है? इवेंचुअली हम सबको ये रियलाइज हुआ कि फ्यूचर इज फॉर हेल्दी एंड न्यूट्रिशन फूड। Is it okay? Is it visible? Hello, Vinod sir. Yeah. Can we go back to traditional residue free food? This is visible to me. Importance of agriculture. So is it okay? Hello. Yeah. Sir, now it's okay, sir. Now, sir, Okay. combination of traditional practices and modern techniques for sustainable organic. Okay, sir. Residue free food. Okay. Now your screen is visible, sir. Okay. Thanks. So हिंदुस्तान में हमने देखा है कि गवर्नमेंट का भी काफी बड़ा फोकस है, ऑर्गेनिक के लिए फोकस है, सपोर्ट है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को एक बूम मिल रहा है। हमने कल 2 सेशंस में देखा, डॉक्टर डीके सिंह जी ने और डॉक्टर भरत भूषण त्यागी जी ने बहुत डिटेल में समझाया कि ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कैसे किया जा सकता है और बहुत वेरी मच पॉसिबल टू डू बाय ओन एवरीथिंग, मतलब ज्यादा बाहर डिपेंडेंट नहीं रह के भी किया जा सकता है। तो आज हम ये भी देख रहे हैं कि जिससे डिमांड बढ़ रहा है ग्लोबली ऑर्गेनिक फूड का, मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज इन एवरी कंट्री आर स्टार्टिंग देयर ऑर्गेनिक सेगमेंट। तो सब लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें काफी बड़ा चलन आया है। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, तो हमने ये देखा है कि इंडिविजुअल किसान के लिए थोड़ा दिक्कत होता है कि उनको राइट इनपुट मिले और राइट मार्केट मिले उसको मार्केटिंग करने के लिए। तो जैसे अभी सर ने बताया कि पोर्टल खुला है, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा किसानों के लिए कि वो अपना छोटा क्वांटिटी भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा और जो भी मीन्स है उनके द्वारा मार्केट कर पाएंगे। दिस इज अ वेरी बिग स्टेप विच इज टेकन रिसेंटली। और वर्ल्ड वाइड इस प्रॉब्लम को अगर हम देखा जाए तो इसके ऊपर सक्सेस रेट उनको मिला है जो कि सीपी, मतलब 4 टाइप्स ऑफ सीपी यानी कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग, जैसे ग्रुप में जो फार्मिंग कर रहे हैं उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे इंडिया में अभी एफपीओ काफी बड़े लेवल में सक्सेस हो रहा है और जो एफपीओ सक्सेस हुए उनके पास कलेक्टिव फार्मर्स को ट्रेनिंग मिल सकती है, सारे प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन इजी हो सकता है, मार्केटिंग के लिए सपोर्ट मिलता है और अच्छा प्राइस लाने के लिए भी फेच हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जैसे कल त्यागी जी ने बताया था कि खेती का बाजारीकरण हो रहा है, ज्यादा लोग बाहर के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, मार्केट के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर भी बाहर से सब हाइब्रिड सीड्स लेना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो किसान अगर फिर से अगर ऑर्गेनिक में जाएगा तो आत्मनिर्भर बन सकता है और ऑर्गेनिक क्रॉपिंग में उनको पैसा भी बच सकता है। जैसे मोदी जी का सपना है कि डबलिंग फार्मर इनकम, उसमें ऑर्गेनिक की वजह से वो सक्सेस हो सकता है। लेकिन क्या हम ऑर्गेनिक करने के लिए हम फिर से पहले जैसे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस में जा सकते हैं क्या 100%? क्या हम मैकेनाइजेशन को अवॉइड कर सकते हैं, इनोवेशन को अवॉइड कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी के यूज को अवॉइड कर सकते हैं, या जो भी रिसर्च होता है उसका एप्लीकेशन अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, उनको तो करना ही पड़ेगा। हमको होलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। तो इसी के लिए जरूरी है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न एग्रीकल्चर को साथ में किया जाए। सॉरी, देयर इज सम, ओके, मिनिमाइज दिस। ओके, सो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में हमने देखा है कि हमको पता है ऑर्गेनिक मैन्योर यूज करते हैं लोग, फार्म यार्ड मैन्योर यूज करते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं, माइक्रोवेल फर्टिलाइजर जैसे उसको बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर है, लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर है, जीवामृत जैसे सब यूज करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन इन चीजों में न्यूट्रिशन परसेंटेज बहुत कम होने की वजह से बल्क में सप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। समटाइम्स कभी कभी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से यील्ड्स भी कम होते हैं, क्वालिटी भी कम आ सकता है। तो इसमें मॉडर्न अप्रोच को ऐड करने की बहुत जरूरत है जिससे कि सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसी तरह क्रॉप प्रोटेक्शन में भी हमने देखा है कि नीम है, बायोपेस्टिसाइड सब यूज करते हैं, उसमें भी ऑर्गेनिक के माध्यम से या नए रिसर्च के माध्यम से हमको और इनोवेशन की जरूरत है।
I'm stuck, I think, somewhere. Are you able to see me? Sir, yeah, your slides are changing. Some beaker. Yeah. Okay. Okay. So are you able to see me? Yeah. Okay, fine. Yeah, Thanks. So now there is a need of research. So Geolife is doing research to bring modern approach to organic फार्मिंग. हमने काफी रिसर्च किया है इसके अंदर, कईयों चीजों में रिसर्च किया है सेगमेंट्स में कि इसको हम कैसे आज के बदलते हुए जो खेती का पद्धति है उसमें उसको इम्प्लीमेंट करें और हम ऑर्गेनिक के अंदर भी नॉर्मल खेती से भी अच्छा यील्ड निकाल सके, अच्छा प्रॉफिट ला सके. जैसे हमने रिसर्च किया न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो कि एग्रो नैनो टेक्नोलॉजी एक है, दूसरा जो माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी MET और इंडियन के रेयर हर्ब्स है उसके ऊपर भी हमने काफी रिसर्च किया करके हमने एग्रीकल्चर के लिए प्रोड्यूस डेवलप किया. आपको बताना चाहूंगा कि जियोलाइफ वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो नैनो टेक्नोलॉजी में खेती के अंदर बहुत बड़ा रिसर्च कर रही है और बहुत बड़ी रेंज के प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किया जो कि क्रॉप न्यूट्रिशन के सेगमेंट में है, बायोस्टिमुलेंट्स में है, परफॉर्मेंस एनहांसर्स के इसमें है, क्रॉप प्रोटेक्शन बाय न्यूट्रिशन, ये सारे सेगमेंट में काफी चीजें हमने डेवलप की है. प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी रेंज है जो कि आज हिंदुस्तान में भी 22 राज्यों में 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा किसानों तक पहुंच रहा है और 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है. इनकी फीचर से है कि वो बहुत कम डोज में होते हैं, जैसे 1 ग्राम पर एकड़ के डोज में है प्रोडक्ट्स कुछ. इनका कॉस्ट पर एकड़ कन्वेंशनल से भी बहुत कम है, एप्लीकेशन बहुत इजी है, रेसिड्यूज नहीं है, परफॉर्मेंस कन्वेंशनल से ज्यादा है और किसान को ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो किसान इस पे इन्वेस्ट करता है कन्वेंशनल के मुकाबले इसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है. ये सब चीजों को पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमने रिसर्च किया और बाद में हमने हर क्रॉप के लिए क्रॉप स्टेज वाइज टॉप अप न्यूट्रिशन डेवलप किया. नीचे जो भी डाल रहे हैं खाद ऑर्गेनिक के डाल रहे हैं उसके अलावा क्रॉप स्टेज वाइज अगर क्रॉप टॉप अप न्यूट्रिशन किसान को मिले कि किस स्टेज में कौन सा न्यूट्रिशन कितना चाहिए, अगर वो सही मिले तो उत्पादन बहुत बेहतरीन आ सकता है. इसका काफी बड़ा रिसर्च हमारा चल रहा है. सेकेंड टेक्नोलॉजी पे हमारा काम चल रहा है माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी. हम सबको पता है कि माइक्रोबियल फर्टिलाइजर, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स बहुत बड़ी मात्रा में यूज करते हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स के कहा जाता है, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत जरूरी भी है. लेकिन कहीं कहीं इनका शेल्फ लाइफ का प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसके अंदर लाइफ माइक्रोब्स होते हैं और कभी कभी अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर अगर अप्लाई होता है, किसी और जगह पे ग्रो हुआ है, किसी और जगह पे अप्लाई होता है तो उनका परफॉर्मेंस कम हो सकता है. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जियोलाइफ की रिसर्च टीम ने काफी स्टडी किया और डिफरेंट माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई किया और उनका जो रोल होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उस पर स्टडी किया. हम सबको पता है कि आज चाहे जमीन में हो चाहे इंसान के शरीर में जितने टाइप के माइक्रोब्स कुदरत ने बनाया उसका 5 से 6% माइक्रोब्स का ही रोल आज तक इंसान ने आइडेंटिफाई कर पाया. बाकी 95-96% माइक्रोब्स ये है जो जिनको किस कुदरत ने उनका काम ड्यूटी दिया है वो अपना काम कर रहा है, पर हमको आज पता नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है. जैसे रिसेंटली US में एक माइक्रोब को आइडेंटिफाई किया गया जो कि आग के अंदर, फायर के अंदर भी सर्वाइव हो सकता है. जापान में एक माइक्रोब को आइडेंटिफाई किया गया जो कि प्लास्टिक को खाता है. तो इंसान कोई माइक्रोब बना नहीं सकता, हम लोग रिसर्च करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस माइक्रोब का क्या रोल है और कैसे काम करता है. जो कि माइक्रोब जब अप्लाई होते हैं, काम करते हैं, वो अलग अलग टाइप के एंजाइम्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाते हैं जिनकी वजह से वहां पे उसकी कार्य होता है. तो हमने 2000 से ज्यादा माइक्रोब के ऊपर रिसर्च किया जिनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और एंजाइम्स का इफेक्ट हमने चेक किया. उनको हमारे पास जो माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा उनके एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं, उनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स निकालते हैं एक्टिव फॉर्म के अंदर और उनसे हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट एग्रीकल्चर के लिए बनाते हैं. कोई सिंगल माइक्रोब का होता है, कोई माइक्रोबियल कंसोर्शियम से बनाते हैं जो कि क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब कीड़ा या बीमारियों के लिए, क्रॉप न्यूट्रिशन और बायोस्टिमुलेंट, काफी बड़ी रेंज हमने माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट से बनाई है. खास बात यह है कि इसके अंदर कोई भी लाइव माइक्रोब नहीं है एंड प्रोडक्ट के अंदर, तो जिससे कि शेल्फ लाइफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में. आपको बताते हुए खुशी होती है कि जियोलाइफ ने माइक्रोबियल एक्सट्रैक्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज
ऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर बनाया है, जो कि केमिकल वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर से भी परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरीन है। कईयों टेस्ट रिपोर्ट, ट्रायल रिपोर्ट्स है हमारे पास, इंडिया के और बाहर के कई देशों के भी, और हमने इनको अलग अलग क्रॉप स्टेजेस के हिसाब से अलग अलग ग्रेड्स भी डेवलप किया। बाद में हमने कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज ऑर्गेनिक में डेवलप किया, जैसे नीचे जो भी मैन्यूर और अलग अलग तरह के डालते हैं, जीवामृत वगैरह, बाद में टॉप अप न्यूट्रिशन जो फोलियर हो या ड्रिप के द्वारा, ऑर्गेनिक के अंदर क्रॉप स्टेज वाइज कंप्लीट न्यूट्रिशन डेवलप किया, जिसमें कि ऑप्टिमम यील्ड्स निकाल सकते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर से भी ज्यादा यील्ड, ज्यादा अच्छा क्वालिटी हम निकाल सकते हैं। कल जैसे डॉक्टर डीके सिंह जी ने चैलेंजेस बताया था कि ट्रेडिशनल जो भी ऑर्गेनिक का है उसमें चैलेंज ने बताया कि फियर ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू ट्रांजिशन पीरियड, कभी भी पहली बार ट्रांजिशन करते तो डर रहता है कि मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो आज ये जो ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज, इसके वजह से वो डरने की जरूरत नहीं है, पहले साल से ही हम बेहतरीन यील्ड निकाल सकते हैं। दूसरा है प्योरिटी और काउंट, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, और इसमें शेल्फ लाइफ का प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये तीनों प्रॉब्लम को हमने ओवरकम किया है ऑलरेडी। हिंदुस्तान में आज एफपीओस को जा रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स हमारे डीलर नेटवर्क में जा रहा है, और एक्सपोर्ट आज के डेट में एक्सपोर्ट ज्यादा है, बाहर डिमांड ज्यादा है, बट हिंदुस्तान में भी ग्रो हो रहा है, इसका अवेयरनेस और डिमांड ग्रो हो रहा है। तीसरा आपको बताऊंगा, रिसर्च हमने किया है रेयर इंडियन हर्ब्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। आज तक हम जानते हैं कि नीम, करंजन, पुंगामिया, बाकी जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स है उनका एग्रीकल्चर में काफी अच्छा यूसेज है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। तो जियोलाइफ ने इसको रिसर्च को और आगे ले गए, हमने काफी बड़े रेंज ऑफ प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर रिसर्च किया कि इनका इफेक्ट एग्रीकल्चर में कैसे होता है, जो कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और यूसेज आयुर्वेद में इंसान के ऊपर करते हैं, वैसे हमने उनको और फर्दर स्टडीज करके एग्रीकल्चर पे किया है। ऐसे एक्सट्रैक्ट्स को यूज करके हमने एग्रीकल्चर के लिए डिसीज कंट्रोल का कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, जो कि वायरल डिसीजेस हो, बैक्टीरियल डिसीज हो, फंगल डिसीज, सब कंट्रोल करते हैं बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट से। 100% सेफ है, कोई रेसिड्यू नहीं है। और ये प्रोडक्ट्स हमने मार्केट में अवेलेबल केमिकल के फंजीसाइड्स जो होते हैं उनके बेस्ट प्रोडक्ट के बाजू में साइड बाय साइड ट्रायल किया है। ये केमिकल फंजीसाइड से भी बेहतरीन काम करते हैं, केमिकल बैक्टीरियासाइड से बेहतरीन काम करते हैं, और कॉस्ट इनका जो है वो केमिकल प्रोडक्ट से कम है। खास बात ये है, ये हमारा 100% स्वदेशी है, हमारे इंडियन हर्ब्स है, और इसका कॉस्ट बहुत कम है। हमको पता ही है कोई एमएनसी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट का रिसर्च करके लेके आती है तो वो कैसे प्राइस चार्ज करते हैं उनका R&D का बोल के। इंडिया में हमको उस चीज की जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा से इतने रिसोर्सेस है हमारे पास कि हम बस कम से कम कॉस्ट में कर सकते हैं और किसान को पहुंचा सकते हैं। और केमिकल में आज के डेट में वायरस कंट्रोल के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, वो लोग सिर्फ वेक्टर कंट्रोल की बात करते हैं, वो जो सकिंग पेस्ट होता है जो वायरस को प्लांट टू प्लांट ट्रांसफर करता है उसको कंट्रोल करने की बात करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बहुत बड़ा रिसर्च किया, 8 टाइप के डिफरेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट का कंसोर्शियम बनाया, जो कि प्लांट के अंदर जो वायरस होता है उसको एनकैप्सुलेट कर देता है, उसका कनेक्शन प्लांट से हटा देता है, और प्लांट वायरस फ्री क्रॉप को अच्छा प्रोड्यूस देता है। जिसमें हमने यूज किया कर्कुमिन एक्सट्रैक्ट, सीक्रेट बेसिल एक्सट्रैक्ट, जो कि वायरल डिसीजेस के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। हम सबको पता ही है कर्कुमिन आज बड़ी मात्रा में कैंसर के लिए यूज होता है, जो कि वायरस है। तुलसी हमको पता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसीजेस को कंट्रोल करता है, और आज के डेट में कोविड के सिचुएशन में काढ़ा बनाने के लिए हल्दी, तुलसी का ये सब काढ़ा बनाने के लिए बोल रहे, क्योंकि इसमें ये गुण ऑलरेडी है, हमारे पास सब चीज है हिंदुस्तान में। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च करके प्रोडक्ट्स को डेवलप किया, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट्स। हम सबको पता ही है कि तुलसी आज हमारे पूर्वजों ने हर घर के आंगन में रखा है, तो वो कोई भगवान को खुश करने के लिए या स्पिरिचुअल एंगल से नहीं है, उसके पीछे साइंस है, उन्होंने उसको स्पिरिचुअल से जोड़ दिया, इसीलिए आज हमारे घर के हर आंगन में तुलसी आज भी मौजूद है। तुलसी एक ऐसा पौधा है कि उसके पत्ते अगर हम ले तो हमारे शरीर के अंदर डिसीज रेजिस्टेंस पावर बिल्डअप होता है। उसका जो हवा भी तुलसी के थ्रू पास होकर अगर हमारे घर में आ जाती है तो हमारा घर का वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि सुबह सूर्य नमस्कार करते समय या सुबह तुलसी की प्रदक्षिणा देना चाहिए 11। तो प्रदक्षिणा इसीलिए कि हम प्रदक्षिणा भी देंगे तुलसी की 11 तो हवा का डायरेक्शन किधर भी हो वो हमारे अंदर जाएगा, उसके थ्रू पास हुआ हवा, तो हमारे शरीर को उसका प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इस साइंस को, जो हमारी पौराणिक साइंस है, उसको हमने मॉडर्न तरीके से रिसर्च करके हमने कई इसके प्रोडक्ट्स डेवलप किए, जो कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनिक खेती के लिए यूज कर सकते हैं। इसके आगे आपने देखा अभी कि रिसर्च मॉडर्न
वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ में मॉडर्न अप्रोच कैसे किया जाए उस पर रिसर्च किया। हमने एक और रिसर्च किया है आपके सामने शेयर करूंगा, जो कि यौगिक फार्मिंग, जो कि ये भी एक पुराना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जो कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमारे खेती से, हमारे किसानों से दूर जा चुका था। इसके ऊपर हमने रिसर्च किया कि इसका इफेक्ट कैसे होता है। मैं आपको शेयर करूंगा इसके ट्रायल रिपोर्ट्स, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है। जैसे ट्रेडिशनल में जब भी खेती में क्या होते हैं फार्म प्रैक्टिसेस, प्लांटेशन सोइंग होता है, मतलब सोइंग बीजा पेरना होता है, कल्टीवेशन होता है, हार्वेस्टिंग होता है। तो इन सब के टाइम पे हमको पता होगा, जो भी गांव से जुड़े हैं किसान हो या गांव में जो लेबर खेत में काम करते हैं, वो लोग कृषि से संबंधित गीत गाते थे काम करते समय, बराबर, जिनका भाव होता है कि अच्छी बारिश होगी, अच्छा फसल होगा, खुशियां आएगी वगैरह वगैरह। मैं उसका उदाहरण के तौर पे आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लैंड प्रिपरेशन कर रहे हैं किसान, तो उनका भाव कैसा होता है। लैंड प्रिपरेशन करते समय भाव हुआ कि इस बार मुझे बारिश बहुत अच्छी आएगी, मेरा फसल बहुत अच्छा होगा, ऐसा किसान का हमेशा भाव होता है जो कनेक्टेड रहता है। जब सोइंग या प्लांटेशन होता है उस टाइम पे भाव क्या रहेंगे। जब ब्रीडिंग कर रहे हैं या अदर क्रॉप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे भाव रहेंगे। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे किसानों के भाव रहेंगे। मतलब ये भाव किसान हो सकता है हर गांव, हर एरिया का, हर राष्ट्र का किसान अपने लोकल लैंग्वेज में अपने लोकल गीत होते हैं, हमने देखा है काफी राष्ट्रों में, तो भाव ऐसे हो सकते हैं। बाद में क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन आ गया, मैकेनाइजेशन आ गया, तो सोइंग, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग का तरीका ही बदल गया, सब मशीन से होने लगे। तो किसान का अपना जो कनेक्शन था अपने जमीन के साथ, अपने क्रॉप के साथ, अपने जो नेचर के साथ में, वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। तो जो भाव उसके होते थे वहां नहीं पहुंचने लगे। तो हमने सोचा क्या आज के तरीके में, आज का जो भी, क्योंकि हम इससे पीछे तो जा नहीं सकते, हम फिर से पहले जैसा तो कर नहीं सकते, लेकिन आज के इस युग में भी क्या हम ऐसा कुछ कर सके जो कि पहले जो भाव थे वो आए और उसका बेनिफिट मिले। तो हमने ये जो कनेक्शन टूट गया किसानों का इसके पूरा खेती के साथ, उसके बाद में हमने सोचा कि हमको यौगिक फार्मिंग पे रिसर्च करना चाहिए। इसके ऊपर काफी स्टडी किया, काफी हमने बड़ा समझा। तो यौगिक फार्मिंग क्या है। यौगिक फार्मिंग इज ऑर्गेनिक फार्मिंग प्लस पॉजिटिव वाइब्रेशंस। जो भाव हमारे खेत के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस के होते हैं वो भाव ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ अगर दे तो यौगिक फार्मिंग होती है। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, हमने अपने खुद के रिसर्च फार्म ने किया। पूना में जियोलाइफ का रिसर्च फार्म्स है, जहाँ पे हमारे जो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे पूरे सारे ट्रायल, साइंटिफिक ट्रायल्स होते हैं, पहले मल्टीपल क्रॉप्स में, मल्टीपल क्रॉप सीजन कंडीशंस में, उसके बाद में इनको मल्टीपल लोकेशन ट्रायल में ट्रायल्स होते हैं, बाद में किसानों के फार्म में ट्रायल होते हैं, फिर हम लोग कमर्शियल के लिए रिलीज करते हैं। तो हमने हमारी यहाँ पे जो रिसर्च ट्रायल्स होते हैं हमारे, वहां पे हमने सोचा कि यौगिक फार्मिंग का ट्रायल किया जाए। तो हमने हमारी टीम को बोला, ये हमारी रिसर्च की टीम है जो वहाँ पे रिसर्च फार्म पे होती है, अलग अलग स्ट्रीम से है लोग, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से, बॉटनी से, एंटोमोलॉजी से, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, फिर प्लांट पैथोलॉजी से, सब अलग अलग स्ट्रीम से। उनके सामने हमने प्रपोजल रखा कि हम इसको
हमारे फार्म पे यौगिक फार्मिंग को करते हैं, ये ऐसे ऐसे काम करता है। तो टीम तो देखो पढ़े लिखे है वो लोग सब बोले कि सर हमारे किसी यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ाया नहीं गया, सब ग्रेजुएट्स है, सर आप कुछ भी बोलते हो। उनको हमारे आइडिया पे भरोसा नहीं आया। फिर हमने उनको कन्विंस किया, ठीक है आपने पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन हमको इस पे रिसर्च करने में हर्ज क्या है, आपके जो भी लैंड है इसमें एक आधा एकड़ उसको अलॉट करो, इसके ऊपर ट्रायल्स करो, लेट अस सी क्या होता है रिजल्ट, और आप लोग इसको प्रमाणित करेंगे तब हम आगे जाके इसको इस पे भरोसा होगा। तो उनको somehow I convince them कि let us do trial of yogurt farming। तो हमने पहले स्टार्ट किया एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप फेनुग्रीक से, मेथी का क्रॉप ऐसा है कि बहुत जल्दी से क्रॉप आता है, तो हमको डेटा जल्दी मिलेगा उससे। तो एक ही लॉट का सीड लिया, उस सीड को 2 भागों में डिवाइड किया, एक को हमने पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया। पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी यही कि तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे हो, इस बार तुम मेरी जमीन में जाके बहुत अच्छा फसल दोगे, बहुत अच्छा फायदा दोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उनको भाव हमने सीड को दिया। सीड देके बाद में क्रॉप टोटल जब होता था पूरे पीरियड में, उस पर्टिकुलर प्लॉट को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिए कि हमने बोला कि ये इस प्लॉट में माइक्रोब्स है, ज्यादा रहेंगे, सॉइल का फर्टिलिटी ज्यादा बढ़ेगा और हमको यील्ड अच्छा आएगा। ऐसे हम कंटिन्यू पॉजिटिव वाइब्रेशन देते थे। रिजल्ट ये हुआ कि 20 दिन के बाद में आप देख सकते हैं बाजू में कंट्रोल है, सेम फर्टिलाइजर, सेम न्यूट्रिशन, सेम सॉइल कंडीशन, सेम इरिगेशन फैसिलिटी, सेम सीड, एवरीथिंग। जिसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया उसका ग्रोथ डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। जब टीम ने बोला सर बहुत अच्छा तो है लेकिन और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि इसी की वजह से हुआ, क्योंकि वो लोग तो साइंटिस्ट है। वो बोले कि हम फिर से कंफर्म करना चाहेंगे। हमने बोला यस गो हेड, आप कीजिए। तो इन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया अगस्त 2018 में, सेम क्रॉप लेके, सॉइल कंडीशंस आपको दिख रहे हैं, और 2 ट्रीटमेंट, 2 रेप्लिकेशंस किए, कंट्रोल और पॉजिटिव ट्रीटमेंट पे। रेगुलरली उसको हमने पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिया, जो भी उस पे न्यूट्रिएंट डाला, जो भी करा, दोनों में एक को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, एक को नहीं दिया। 20 दिन के बाद, 27 दिन के बाद हमने उसको 3 बाई 3 मीटर के हार्वेस्ट करके मेजरमेंट लेने के लिए मल्टीपल लोकेशंस में किया, उसको 3 बाई 3 स्क्वायर मीटर्स के। उसके बाद में मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर्स देखिए आप, नंबर ऑफ बंचेस में ग्रोथ देखिए और यील्ड इंक्रीज 19.62% निकला। ऑल अदर पैरामीटर्स सेम। जब टीम को भरोसा आया, उन्होंने बोला कि सर ये कुछ तो कुछ है, काम तो कर रहा है, हमको कुछ ना कुछ भरोसा आ रहा है इसके ऊपर आगे रिसर्च करते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक के बायोस्टिमुलेंट है विगर के नाम पे, ऑर्गेनिक का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है संस्कार के नाम से, जो हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में भी हर जगह हमारा अवेलेबल होता है प्रोडक्ट है। तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया। खास बात यह है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका था, पैकिंग में था, तो हमने कार्टून के अंदर पैक हुए पैकेट्स को दो पैकेट विगर के निकाले और 2 बॉटल संस्कार के निकाले अलग अलग, एक को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, एक को नहीं दिया, दोनों में एक एक को। और उसके ट्रायल्स हमने मल्टी लोकेशन, हमने सोचा इस बार फार्मर फील्ड में करते हैं, टीम ने प्रपोज किया। तो इसको जलगांव में, महाराष्ट्र में चिल्ली पे किया। ये प्रज्वला वैरायटी का है, सारी डिटेल्स में लिखा हुआ है, 1 ग्राम पर लीटर जो एक्चुअल डोसेज है, उसमें नॉर्मल विगर है, पॉजिटिव ट्रीटमेंट दिया हुआ विगर है, दोनों का। आप देख सकते हैं इसमें कि प्लांट हाइट में 12% की जगह 31% आया है, जिसमें पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया है, और नंबर ऑफ ब्रांचेस में 22% की जगह 43% आया है 15 डेज एप्लीकेशन के बाद में। सेम हमने किया ब्रिंजल में, बैंगन के अंदर प्लांट हाइट में 46 की जगह 49% आया। नंबर ऑफ लीव्स में देखा जाए तो 171 की जगह 188% में ज्यादा आया, और नंबर ऑफ स्प्राउट्स जो ब्रांचेस है 108 की जगह 112 हुए। ओवरऑल यील्ड देखा जाए तो टोमेटो के अंदर है प्लांट हाइट 17% की जगह 19% है, लीव्स में 27% की जगह 41% है, नंबर ऑफ ब्रांचेस 32 से 45% है। ये जो है अगेन ऑन टोमेटो सिंजेंटा 629 वैरायटी का। टीम ने अलग अलग फार्मर्स के पास अलग अलग वैरायटीज पे ट्राई करना चाहा ताकि इसका कंफर्मेशन मिले हमको। तो इसमें भी देखिए 10% की जगह 18% आया प्लांट हाइट में, और नंबर ऑफ लीव्स में 65 की जगह 96% है, और नंबर ऑफ ब्रांचेस में 45 की जगह 85% ब्रांचेस ज्यादा है। बाकी सेम प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम प्लॉट, सेम किसान के पास, एवरीथिंग सेम, खाली दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट किया हुआ। नेक्स्ट है प्रोडक्ट संस्कार, जो ऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर उस पे हुआ। उस पे भी देखिए ये हुआ है हमारा कैप्सिकम पे,
12% की जगह 15% प्लांट हाइट में ज्यादा आया, और ब्रांचेस में 52 की जगह 94% ब्रांचेस ज्यादा आए। सोरगम के अंदर प्लांट हाइट में 42 की जगह 84% आया, और नंबर ऑफ लीव्स में 31 की जगह 64% है। ओवरऑल समरी ये है कि हमारी फाइंडिंग ये है कि चिली, टोमेटो, ब्रिंजल, फेनुग्रीक, अनियन, मेज, सरगम सभी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया हुआ विगर हो या संस्कार हो, वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा रिजल्ट आया है। तो इमेजिन कीजिए जब ये पॉजिटिव वाइब्रेशन सीड पे काम कर रहा है, प्लांट पे काम कर रहा है, प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, तो हमारे फूड पे भी करेगा। हम जो अनाज लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उस टाइम पे जैसा वाइब्रेशन हम फूड में देंगे वो वाइब्रेशन हमारे अंदर जाएगा। जब खाना बनता है घर में, उस टाइम पे बनाने वाले का जैसे भाव है, वो भाव हमारे फूड के द्वारा हमारे शरीर में जाएगा। पानी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाता है वाइब्रेशन, बराबर। हमारे विचारों के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कोई भी, अगर हमको एक विचार है, किसी भी इंसान को देख के पॉजिटिव विचार है, चाहे अपने बारे में या किसी और के बारे में, अगर हमको लगता है कि बहुत पॉजिटिव, हमको देख के किसी को खुशी हुई, उस टाइम पे कैसा होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, हमको अंदर से खुशी मिलती है, ताकत मिलती है। वही अगर हमको किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति की वजह से दुख हुआ, चाहे वो हमारा हो या किसी और का हो, उस दुख की अगर हुआ या बुरा लगा हमको या गुस्सा आया, तो क्या होगा, पहला इफेक्ट हमारे शरीर पे ही होगा। हमारे शरीर के अंदर जाके हमको नेगेटिव वाइब्रेशन जो है हमको डाउन करेंगे, हमारा इम्यूनिटी पावर कम करेंगे, तो प्रॉब्लम हमको ही होता है। उसी तरह ये शरीर पे ही नहीं, हमारे विजन पे भी काम करता है। आज इसमें स्टूडेंट्स है, काफी लोग स्टूडेंट्स है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी का कोई भी विजन हो, उसको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। ये कभी मत सोचिएगा कि देखेंगे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, आपने सोचा तो होगा ही नहीं, समझ के चलिए। 100% मुझे करना है, मेरा विजन है, मेरा ड्रीम है, उसको मुझे 100% करना है, और पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए उसको, सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। जैसे आपका जॉब है, किसी का बिजनेस है, किसी के कोई भी टारगेट हो, चाहे हेल्थ का टारगेट हो, चाहे फिटनेस टारगेट हो, चाहे कोई और गोल्स हो, अगर हम उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो सक्सेस रेट रहेगा हमारा। इसके बाद में बताना चाहूंगा कि हम जो अग्री सेक्टर है, इसके अंदर स्टूडेंट्स है, इसलिए बता रहा हूं कि इसमें बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है। कई लाइन्स है, स्ट्रीम्स है जिसमें जॉब्स मिल सकते हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन में मिल सकता है, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च में मिल सकता है, मार्केटिंग, जैसे पहले कन्वेंशनल होता था, आजकल डिजिटल मार्केटिंग है। जो चीज में जिसको इंटरेस्ट है उसमें स्कोप है, सेल्स में है, प्रोसेसिंग में है, एक्सपोर्ट में, और वो बहुत है ऐसी चीज है। लेकिन आज के डेट में सारे सेगमेंट में जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उनके लिए ज्यादा डिमांड है। चाहे आप सेल में हो, चाहे प्रोसेसिंग, अगर टेक्निकल बैकग्राउंड के रहेंगे तो आपको ज्यादा स्कोप है। तो आपको अपने जो स्टडीज कर रहे हैं उसमें मास्टर बनना बहुत जरूरी है, तब जाके आप किसी भी पोजीशन को चूज करेंगे, उनकी ऊंचाइयों पे पहुंच पाएंगे। जैसे ग्लोबल डिमांड के बारे में डॉक्टर साहब ने अभी, यादव जी ने काफी डिटेल बताया, इंडिया की डिमांड, ग्लोबल डिमांड, तो मैं उसको कट शॉर्ट करता हूं, मैं उसमें बात नहीं करूंगा ज्यादा, लेकिन ये बताऊंगा कि ग्लोबल प्रोड्यूस के डिमांड के साथ साथ में स्किल्ड एग्रीकल्चर टेक्नीशियंस का डिमांड भी बढ़ रहा है। तो इसमें जो लोग एग्रीकल्चर में स्किल्ड है, उनको इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में अपने जिसको जिस सेक्टर में इंटरेस्ट है उनके लिए चांस है। जैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यूएस में काफी बड़ा ऑर्गेनिक का स्कोप बढ़ रहा है, और अफ्रीका में भी काफी कंट्रीज में ऑर्गेनिक का कल्टीवेशन बढ़ रहा है, लेकिन उनके ओन कंजम्पशन के लिए कम, लेकिन यूरोप को एक्सपोर्ट करने के लिए ज्यादा है। तो हर जगह चांस है। इंडिया में करना चाहे आप, इंडिया में बहुत स्कोप है, कोई बाहर जाना चाहे तो भी स्कोप है। इसमें अगर किसी को कोई सपोर्ट चाहिए, कोई कनेक्शन चाहिए, भगवान की कृपा से आज हमारे पास जो भी नेटवर्क है उसके द्वारा हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन जो भी लाइन आपको चूज करना है, बड़ा सपना देखिए, छोटा मोटा सपना मत देखिए कि मुझे जॉब मिल जाएगा तो बस है मेरी लाइफ निकल जाएगी। नहीं, हमको बड़ा सपना देखना चाहिए। आज हिंदुस्तान वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है। जो पोजीशन में आज हम है, अगर हम इस जो बदलाव हमारे देश में आ रहा है, दुनिया में हमारे देश के प्रति हम जो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, उसमें अगर हम अपने आप को बहुत बड़े पोजीशन में देखने का ड्रीम करेंगे, चाहे जॉब में हो, चाहे रिसर्च में हो, चाहे बिजनेस में हो, तो हम कर सकते हैं। उसी को भगवान देता है जिसका बड़ा सपना हो, जो चाहता हो, बराबर। लेकिन वो चाहत के साथ साथ में आपको अपने आप पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। उस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए आपके गोल्स के हिसाब से।
और ऐसा मेहनत करने वाले को, बड़ा सपना देखने वाले को, खुद पे विश्वास करने वाले को कभी फेलियर नहीं मिलता, सक्सेस मिलता ही मिलता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ड्रीम्स को पाने के लिए हमको कभी अपने लाइफ में शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बहुत लोग होते हैं कि शॉर्टकट में चलो आज कुछ फायदा मिल जाए, आज कुछ जॉब मिल जाए या कुछ मिल जाए, उसके लिए हम कोई गलत काम करके, कोई भी तरह का गलत चीज करके या किसी और को नुकसान करके या किसी और के हक का अगर हम लेने की कोशिश करेंगे तो लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। हमको हमारे जीवन के मूल्यों को समझना चाहिए, हमारे लाइफ की बाउंड्री को बनाना चाहिए कि मेरी लाइफ की बाउंड्री क्या है, मेरे लाइफ के वैल्यूज क्या है। उन वैल्यूज को कभी भी पार नहीं करना चाहिए किसी भी कंडीशन में। हम लोग देखते हैं काफी लोग, चलो यार कुछ नहीं होता, चलता है, कर लेंगे, ऐसे एटीट्यूड वाले एक बार तो करके पास हो जाते लेकिन आगे जाके नीचे गिर जाते हैं। जिंदगी में कांस्टेंट ग्रोथ नहीं मिलता, कभी ना कभी लाइफ में फेल हो जाते हैं। तो हमको अगर लाइफ में फेल नहीं होना है तो हमको हमारे जीवन के मूल्यों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और क्यों मूल्य क्यों इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक बहुत ही हेल्दी प्लांट, एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्री और साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, बराबर, विवेकानंद जी। ये दोनों बहुत पावरफुल है, दिख रहा है हमको। लेकिन उस पोजीशन में बनने के लिए इस ट्री को हो या विवेकानंद जी को हो, क्या करना पड़ा? अगर एक ट्री पहला जब छोटा सा पौधा था, उनके जड़, उनके रूट्स अगर छोटे थे तो चलता है, लेकिन जब ये ट्री एक प्लांट में कन्वर्ट होता है उसको अपने जड़ों को और मजबूत करना पड़ता है, जो हम सबको पता है। और वही प्लांट अगर एक बहुत बड़ा विशाल झाड़ बनता है तो उसको अपने जड़ों को और स्ट्रांग और मजबूत करना पड़ता है, ये हम सबको पता है। उसी तरह इंसान भी अगर छोटा हो तब उनके लाइफ के वैल्यूज अगर थोड़े कम हो तो चलेगा, लेकिन जैसा जैसा उसका एज बढ़ता है उनको अपने वैल्यूज रूपी जड़, वैल्यूज रूपी रूट्स पे काम करना चाहिए। हमको हमारे वैल्यूज को इंक्रीज करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। किसी भी कंडीशन में गलत काम करे बगैर हमारी जिंदगी अगर हम जिएंगे तो हम डेफिनेटली सक्सेस होंगे। उसी तरह विवेकानंद जी जैसा बड़ा बनना है तो हमको हमारे वैल्यूज रूपी जड़ों को बहुत 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 मजबूत करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कुछ लोग, सो कॉल बड़े लोग, अपने आप को बड़ा समझने वाले लोग, वो जितना बड़ा होता है वैल्यूज को नेग्लेक्ट करते हैं, वही गलत काम करते हैं, वही लोग समझते कुछ नहीं होता, ऐसे चलता है, समझते। हमको भी बाहर बैठे ऐसे लगता है कि अरे वो तो सब गलत काम ही कर रहा है फिर भी इतना बड़ा लाइफ जी रहा है, अच्छा जी रहा है। लेकिन एक छोटा सा स्ट्रॉर्म भी आया तो उनकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। अगर कोई झाड़ ने अपने वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग नहीं किया वो छोटे से स्ट्रॉर्म में गिर जाएगा। उसी तरह कोई भी इंसान ने अपने वैल्यूज को अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रखा, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया तो छोटे से स्ट्रॉर्म से, कोई भी कोविड जैसा सिचुएशन में 2 महीने धंधा नहीं चला तो बिजनेस आउट हो गया कितने लोगों के, राइट। तो हमको ध्यान रखना है कि हमारी जिंदगी में अगर फेल कभी नहीं होना है, नॉन स्टॉप कंटिन्यू ग्रोथ होना है तो हमको हमारे वैल्यूज पे पूरा फोकस करना चाहिए। आपको ये चीज बता दूं कि जियो लाइफ का एक CSR विंग है, जियो लाइफ फाउंडेशन नाम से, जो कि काफी सोशल एक्टिविटीज करते हैं फ्री में। उसमें एक है जियो लाइफ यूथ क्लब, जिसमें हम रूरल के स्टूडेंट्स को एजुकेशनल गाइडेंस में सपोर्ट करते हैं और उनको उनके लाइफ के गोल्स अचीव करने में मेंटरिंग करते हैं। तो उनको हम जो लोग पढ़ाई आगे करना चाहते हैं तो हम उनको सही मेंटर से कनेक्ट करेंगे, उनके फील्ड वाले, जिनके द्वारा वो अपने लाइफ के सपने साकार कर सके सही गाइडेंस लेके। और जो लोग अपने लाइफ में अच्छी पोजीशन में जाना चाहते हैं, अच्छे लाइन में जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, उनको भी उन तरह के मेंटर से कनेक्ट करते हैं और उनको उनकी लाइफ में राइट डायरेक्शन में जाने के लिए सपोर्ट करेंगे, आपको सही लोगों से कनेक्ट करेंगे। और बहुत इसके अंदर फीचर्स है, आप चाहे तो देख सकते हैं। जियो लाइफ के वेबसाइट में यूथ क्लब के अंदर मेंटर्स है, हर फील्ड के मेंटर्स है, डॉक्टर लीजिए, इंजीनियर लीजिए, IAS ऑफिसर से लेके डॉक्टर, हर फील्ड के है। तो आपको अगर इनका बेनिफिट लेना है तो नीचे नंबर दिया गया, उस नंबर को नोट कर लीजिए और
उस पे आपका नाम और आपका डिटेल व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको एक फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिलअप करेंगे कि आपको किस चीज का सपोर्ट चाहिए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट सपोर्ट करें। हम चाहते हैं कि हमारे देश के रूरल इंडिया के लोग दुनिया पे राज करें, वो अपने रिसोर्सेज, उनको ऐसे रिसोर्सेज मिले जिनसे कि वो अपने सपने साकार कर सके। उसमें अगर जियो लाइफ किसी भी तरह छोटे भी वे में काम आ सकता है तो हमको बहुत बड़ी खुशी होगी ये करने में। ठीक है, नेक्स्ट आपको फाइनली बता रहा हूं कि आप लोग एग्रीकल्चर, हम लोग सब एग्रीकल्चर लाइन से जुड़े हुए हैं, तो एग्रीकल्चर लाइन इज ऑलवेज सिक्योर। हमको हमेशा खुश रहना चाहिए कि ये कभी रिसेशन में नहीं जाएगा। लेकिन सक्सेस वही आदमी होता है जो आदमी कड़ी मेहनत करता है, डेडिकेशन से करता है और लाइफ में वैल्यूज के साथ काम करता है। वही अपने उस लाइन में, अपने उस स्ट्रीम में, चाहे जॉब हो, चाहे रिसर्च में हो, चाहे इनोवेशन में हो, चाहे बिजनेस में हो या फार्मिंग में हो, खेती में हो, टॉप पोजीशन में पहुंचना है तो हमको कड़ी मेहनत करना चाहिए, डेडिकेशन के साथ करना चाहिए और हमारे वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए, उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि अगर आपकी जिंदगी में सक्सेस लाने के लिए अगर कोई छोटा सा भी अगर हम सपोर्ट कर सके तो हमको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी जियो लाइफ के जो नई टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई फ्री सैंपल्स चाहिए तो इस यहाँ पे दिया हुआ नंबर को आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप डायरेक्टली उससे व्हाट्सअप कीजिए, तो आपको कंसर्न टीम आपको सपोर्ट करेंगे, सैंपल भी जाएंगे। आपको कहीं पे भी आपके कोई किसान हो सकते हैं, आपके गांव के 50-100 किसान हो जिनको वेबिनार द्वारा, जूम द्वारा ट्रेनिंग करना है बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनिक के ऊपर, जो हमारे एक्सपीरियंस के तौर पे, नई टेक्नोलॉजी के तौर पे हमने डेवलप किया है, वो सब भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जियो लाइफ रिसर्च टीम के द्वारा हो सकता है। तो आप लोग इसका पूरा फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। Now the house is open for the discussion. Is there any question? You may post it on the WhatsApp group. I'll convey it to Mr. Vinod Lahoti. Sir, one request is from Mr. A.K. Dubey. Am I audible to you, sir? Yeah. Sir, he's saying that please say. Wait. Yeah, he want to know about any of the success story of your company. Okay. There are many, but I will just give an introduction of how we did. Like मैंने इस कंपनी को 2008 में स्टार्ट किया है और 3 साल के अंदर 16 राज्यों में हमने ऑफिस ओपन किया। उस टाइम पे हमारे पास 180 लोग थे, टीम थी और करीब 2000 डिस्ट्रीब्यूटर थे। आज हम 22 राज्यों में हैं, 450 लोग की टीम है, 3000 डिस्ट्रीब्यूटर है और हिंदुस्तान में भगवान की कृपा से ऑर्गेनिक सेक्टर में सबसे बड़ी और जानी कंपनी है। और नॉट ओनली इन ऑर्गेनिक, वैल्यूज और एथिक्स के नाम से हमको जानते हैं कि ये कंपनी में काम करने वाला कोई भी एम्प्लॉय भी कभी गलत काम नहीं करेगा। हमने अपनी पिछले कई सालों से हमारी टीम को वैल्यूज के ऊपर बहुत ट्रेनिंग किया है। उसका परिणाम ये निकला कि उनके घर में, उनके परिवार में भी खुशियां हैं, उनके रिलेशन परिवार के साथ अच्छे, साथ साथ में व्यापार में कोई भी जियो लाइफ का टीम मेंबर कभी किसी किसान को हो या किसी डीलर के साथ में कभी गलत काम करेगा ही नहीं, ये अश्योर्ड है हमारे। तो ये एक है वैल्यूज के जो, इसी के चलते आज कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। भगवान भी उन्हीं को देता है जो सही सोच के साथ काम करता है। तो आज इतनी आधुनिक तकनीक में हम काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में इतना बड़ा है, साथ साथ में 70 से ज्यादा देशों में हमारे प्रोडक्ट के ट्रायल्स हो रहे हैं, 30 से ज्यादा देशों में हमारे प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड होके एक्सपोर्ट हो रहा है। आप सोच सकते हैं सारा का सारा सिर्फ 12 साल में हुआ। तो ये कैसे हुआ? ये तभी हो सकता है जब हम जी जान लगा के काम करें, हमारा सोच सही हो, हमारा सोच कभी भी किसी के साथ गलत करने का ना हो, हमारे साथ सबका भला हो, ये सोच के साथ काम करते हैं तो कुदरत, परमात्मा, जो भी आप बोलेंगे वो हमको छप्पर फाड़ के सब देता है। ये हमने अपने लाइफ में इसको पूरी तरह से फील किया। जब आती है ऑर्गेनिक की बात होती है कि आपको बता दें कि आज हिंदुस्तान में कई, मतलब हमारे लिस्ट में जितने कॉन्ट्रैक्ट में 3000 से ज्यादा एफपीओस है जो कि सक्सेसफुली ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जिसमें आज हम करीब 800 एफपीओस में हमारी टीम
उनके किसानों को ऑर्गेनिक और मॉडर्न और ट्रेडिशनल टेक्निक्स के साथ में खेती करने पे ट्रेनिंग दे रही है, उनको वो सब प्रोसेस चालू है। तो बहुत कम पीरियड में हमारी टीम ने उतनी बड़ी रीच किया है और इसका अच्छा फायदा हो रहा है। और आज हमारे जो प्रोडक्ट्स के ट्रायल्स है, हमने 22 से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में ट्रायल किया। हमारे वेबसाइट पे सारा डिटेल है इसका, ट्रायल रिपोर्ट सब चीज मिलेगा आपको। तो 22 से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और केवीकेस में ट्रायल किया है, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन, डिफरेंट सॉइल कंडीशंस एंड डिफरेंट क्रॉप्स पे। तो आपको वो डिटेल मिल जाएगा इसके अंदर। Thank you very much, sir. Again, A.K. Dubey sir is requesting that please send your products for trials at KVK Lucknow. Sure, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, यहाँ जितने 101 participants हैं, कि we came with contact to Geolife Agri Tech Private Limited and बांदा यूनिवर्सिटी में भी सर ने अपने ट्रायल्स कंडक्ट किए हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने की एक पूरी टीम इनके साथ लगी थी और हमने काफी ट्रायल्स इनके कंडक्ट किए। तो सर इज वेरी हेल्पिंग फॉर दैट। और मैं ये चाहूंगा और सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा इनसे जुड़ सके। सर थैंक यू सो मच। Pleasure, my pleasure. Information you gave about nanotechnology products, microbial extract technology that has been using that you are using, and the use of rare Indian herbs for crop protection, as well as the yogic farming and the CSIR service you are doing with Geolife Youth Group. The information was really awesome, and thank you very much, sir, on the behalf of whole organizing team and all the participants. Thank you so much. And one more thing I want to share is sir. that we organize youth club sessions every Sunday from 11 o'clock to 12:30. So for children from 14 to 25 age group. Okay. Right. So your students, if they want to join, this will be very much helpful for them to develop their personality, their and many more to use modern technologies, IT related trainings, many things we do for the students. Already more than 200 students from rural India are taking benefit of this. So to join it, students can connect with this number, youth club number. They can take picture of this and they can send a request on that. They will receive a form for joining it. And tomorrow anyhow there is a very good session, 2 topics tomorrow 11 o'clock, so your students also can take benefit of this. Thank you very much, sir. I'll convey it to my students. And sir, one compliment I want to give it from my side, and I think most of us must be having the same idea, that the latter part of your conversation was like a motivational speaker. Thank you so much. Yeah, I really from heart I feel that students of who are involved in agriculture, they should be given right opportunity to go to the best possible level they can do. So we are trying our best to do this from our side, small contribution, and we are just a media. मैं तो just हमेशा बताता हूँ कि मैं तो कार्य करता हूँ, कराने वाला तो वो है, वो कराता है, उनकी इच्छा हुई तो आज हम सबको मिला दिए, तो कराने वाला तो परमात्मा है, हम तो just कार्यकर्ता, we are ready to serve any time. बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और वेंचर्स के लिए सर। Thank you so much sir. Thank you. Jai Hind. Dear friends, now we are closing our this session, and for the next session will be here at 3:30. From 3:30 we'll start registering you into the portal, and from 4 o'clock we'll have our next lecture, which will be delivered by Mr. Dr. Mayank Kumar Rai, who is professor in KVK Noida. He is placed in KVK Noida. So he'll be giving lecture on the plant protection measures in the organic farming. So, and after that we'll be having one lecture from Mr. Dev Kumar Singh, Dr. Dev Kumar Singh, who is a very progressive farmer of Bundelkhand region. He's of Hamirpur district of Bundelkhand. So till then, take a very good care of yourself. We'll meet at 4. Okay. Umesh, you can disconnect.